नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज लेक्चर नंबर 28 में प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है दोस्तों। और प्राचीन भारत में आज बात करेंगे अपन वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक काल तक अपनी बात हो चुकी है 5 भागों में, तो वो आशा है आपने अच्छे से पढ़ लिया है। यदि नहीं पढ़ा हो तो पीछे के 27 लेक्चर पढ़िए, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों। वैदिकोत्तर साहित्य में आज बात करना है भाग 1। 3 या 4 पार्ट में बताऊंगा मैं। साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैदिकोत्तर लिटरेचर है ना, या लेटर वैदिक लिटरेचर, ठीक है, या लेटर वैदिक नॉट आफ्टर वैदिक लिटरेचर। भाग 1 जिसमें अपन बात करेंगे वेदांग की। 5 भाग हैं, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य। तो इसमें से आज बात करना है हमको वेदांग की, ठीक है। अब वैदिकोत्तर साहित्य, इस साहित्य की रचना 600 बीसी से 300 बीसी के मध्य होने के कारण इसे सूत्र साहित्य भी कहते हैं। 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में होने के कारण इसकी रचना, इसको सूत्र साहित्य कहते हैं, क्योंकि 600 बीसी से 300 बीसी के काल को सूत्र काल कहते हैं दोस्तों, जो महावीर और बुद्ध के उदय का काल है, ठीक है। अब वैदिकोत्तर साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है: वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य, ठीक है। फिर से सुनिएगा, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य। इसको छोटा सा आप टेका बना लीजिए, उसके थ्रू याद कर लीजिए। वे उष्म पुराण। उष्म मतलब होता है गर्म। उष्म शाह षटकोण का लिखते हैं, मैंने यहां आधा सा स्मृति ग्रंथ का लिखा है। तो वे उष्म पुराण मतलब वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, फिर महाकाव्य और पुराण। तो वे उष्म पुराण, ये क्या हो गए? 5 प्रकार के वैदिकोत्तर साहित्य हो गए। आज बात करना है हमको वेदांग की। इसके पहले इन 5 में से भी मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 2 हैं, वेदांग और उपवेद, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वेदांग और वेदांग के 6 प्रकार की, ठीक है दोस्तों। तो वेदांग, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। चूंकि दोस्त वेद जो हैं, वेद बहुत क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं, बहुत ज्यादा टफ। और पता चला कि एक एक स्टेटमेंट जो है संस्कृत का, एक एक लाइन जो है वो 3-3 पेज में एक एक सेंटेंस खत्म होता है। इतनी खतरनाक संस्कृत है। आपने सुना होगा एक प्राचीन एक आप स्तुति गाते हैं शंकर जी की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। कितनी क्लिष्ट है वो। तो वो तो एक छोटा सा रूप है, उससे भी ज्यादा क्लिष्ट जो संस्कृत है, कठिन संस्कृत है, वो वेदों में है। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए उसको इजी वर्जन में चेंज कर दिया गया है, सरल वर्जन में चेंज कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं वेदांग। क्लियर। और वेदांगों की संख्या 6 है और सभी के सभी वेदांग गद्य में लिखे गए हैं, प्रोस फॉर्म में लिखे गए हैं, पोयम की फॉर्म में नहीं है, गद्य के फॉर्म में है। अपठित गद्यांश करते ना जैसे आप, वैसे गद्यांश के फॉर्म में लिखे गए हैं। और 6 के 6 वेदांगों की तुलना शरीर के अंगों से की गई है। हर एक 6 वेदांग की, हर एक की तुलना शरीर के 6 अंगों से की गई है। सबसे पहले वेदांग की बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा, ठीक है। 6 वेदांग कैसे याद रखेंगे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके लिए टेका बनाया है दोस्तों कब्ज छनिषी। कहां पे लिख दूं? यहां लिख देता हूं दोस्तों, कब्ज छनिषी। कब्ज छनिषी थोड़ा फनी वे है दोस्तों याद करने के लिए। कब्ज छनिषी कैसे याद करेंगे? कब्ज हो जाता है पेट में, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कोई दवाई लेके आते हैं, तो सारा का सारा जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, वो दवाई खाने के बाद क्या हो जाता है? सीधा सब बाहर, छन के सब बाहर। कब्ज छनिषी। तो का से कल्प, वा से व्याकरण, जा से ज्योतिष, छा से छंद, नी से निरुक्त और शी से शिक्षा। कब्ज छनिषी, कब्ज छनिषी, कब्ज छनिषी। 6 वेदांग याद हो जाएंगे दोस्तों अच्छे से। प्रश्न सीधा आएगा, निम्न में से वेदांग नहीं है, और इसमें से 3 ऑप्शन सही रहेंगे, कोई कहीं से और रखा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहला वेदांग जो कि है शिक्षा। शिक्षा, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने हेतु शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई है, और इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिक्षा शास्त्र को स्वर्ण विज्ञान भी कहा गया है। और इसमें जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है शिक्षा शास्त्र का, वो है वामज्य। वामज्य ने लिखा है गायलम। वामज्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है दोस्तों? गायलम। कैसे याद करेंगे? है ना, गाने के बाद क्या लगानी पड़ जाती? कुछ लोग गाते हैं तो क्या लगानी पड़ जाती है? बाम लगानी पड़ जाती है। तो गाय अगर वो गाता है, उसका एल्बम
गाने का एल्बम जैसे ही आता है तो मुझे बाम लगानी पड़ जाती है। तो बामत जी ने क्या लिखा है? गाइलम। ये कौन सा ग्रंथ है? शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, अब ध्यान देना है, शिक्षा शास्त्र की तुलना किससे करी गई है? नाक से, है ना। आप कैसे याद रख सकते हैं? मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मेरी नाक से याद कर लीजिए। आप देखिए कितनी लंबी नाक है साइड से। शिक्षा जिसकी अच्छी होती है उसकी नाक भी अच्छी होती है, समाज में बहुत इज्जत होती है शिक्षित लोगों की। तो शिक्षा का संबंध आपकी नाक से है, आपकी इज्जत से है। ठीक है। दूसरा, कल्प। कल्प सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। सूत्र मतलब श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, कई सारे श्लोकों का संग्रह सूत्र। तो कल्प जो है वो सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। वैदिक कर्मकांड किस तरीके से होते हैं, है ना। वेदी कैसे बनाई जाएगी, वेदी में धागा कौन से कलर का बांधा जाएगा, हाथ में जो रक्षा धागा बांधते हैं वो किस कलर का होगा, वेदी की लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, वेदी का आकार आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, ये कैसा होगा, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या होती है। और इसके 3 भाग हैं। कल्प के 3 भाग हैं। श्रोत सूत्र, फर्स्ट ये है श्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए श्रोगध, कौन सा? श्रोग्रध, श्रोग्रध, श्रोग्रध। तो कल्प के 3 भाग हैं। श्रोत सूत्र, श्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी जानकारी है। श्रोत मतलब स्रोत, किसी भी चीज का सोर्स, तो यज्ञ संबंधी जानकारी है। इसके अंतर्गत शुल्व सूत्र महत्वपूर्ण है। आईएएस की परीक्षा में आया है, मेरे ख्याल से 3 साल पहले आईएएस के एग्जाम में शुल्व सूत्र पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुल्व सूत्र। तो श्रोत सूत्र के अंतर्गत शुल्व सूत्र महत्वपूर्ण है। इसमें यज्ञ की वेदी बनाने की विधि बताई गई है कि यज्ञ की वेदी किस तरीके से बनाई जाएगी। तो यज्ञ की वेदी बनाने की विधि बताई गई है, इसलिए इसे रेखा गणित की उत्पत्ति भी मानते हैं, क्योंकि रेखा गणित में आकृतियां होती हैं, आयत, वर्गाकार, सर्कल, ये सब होते हैं। तो रेखा गणित की उत्पत्ति किसको मानते हैं? शुल्व सूत्र को। आप थोड़ी देर के लिए शुल्व समझ सकते हैं, जो आप कंपास बॉक्स में वो चांदा रखते हैं ना, चांदे को बोल सकते हैं शुल्व। तो इससे रेखा गणित की उत्पत्ति किसको मानते हैं? शुल्व सूत्र। और शुल्व सूत्र किसका भाग है? श्रोत सूत्र का। और श्रोत सूत्र किसका भाग है? कल्प का। और कल्प किसका भाग है? वेदांग का। और वेदांग किसका भाग है? वैदिकोत्तर साहित्य का। कैन यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो शुल्व सूत्र का महत्वपूर्ण भाग है। शुल्व सूत्र को रेखा गणित की उत्पत्ति मानते हैं। ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र जो है वो अश्वलायन को ग्रह सूत्र का प्रणेता कहते हैं, है ना। अश्व और लायन दोनों को हम घर में पालने लगे हैं आजकल, ग्रह में पालने लगे हैं। तो ग्रह सूत्र में प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है? अश्वलायन। और तीसरा है धर्म सूत्र, और धर्म सूत्र के प्रणेता कौन है? आप स्तंभ। कौन है जी? आप स्तंभ। धर्म सूत्र के प्रणेता हैं आप स्तंभ। ठीक है दोस्तों, तो आप स्तंभ है स्वयं धर्म के। आप चौथे वेदांग की बात करना है दोस्तों, जिसको बोलेंगे निरुक्त। तो निरुक्त जो है कब्ज छनिशी, कब्ज छनिशी का नी फॉर निरुक्त। तो निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। अच्छा, दूसरी बात, निरुक्त जो है इसकी तुलना किससे की गई है? कान से की गई है। आप निरुत्तर हो जाते हैं, यदि कोई भी चीज आप सुनते नहीं है तो आप कैसे हो जाते हैं? निरुत्तर हो जाते हैं। कान से नहीं समझ में आता है ना, कान से नहीं सुना हो तो आप निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है, इसे व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो यास्क द्वारा रचित निरुक्त है। यास्क एक पर्सन है, उनके द्वारा रचित स्वयं निरुक्त नाम से एक निरुक्त है। ठीक है, तो यास्क का निरुक्त। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे? यॉक जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में जो जानवर यॉक पाया जाता है वो निरुत्तर होता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो यास्क ने निरुक्त लिखी है। कश्यप ऋषि ने भी एक निरुक्त लिखा है जिसका नाम है निघंटु। कश्यप ऋषि का क्या है? निघंटु। ठीक है, तो इस तरीके से निरुक्त हो गया। चौथे नंबर का जो वेदांग है वो है व्याकरण। व्याकरण बोलते हैं, भाषा को सशक्त बनाने के लिए, भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण का यूज करते हैं। तो व्याकरण की तुलना की गई है मुंह से, बोलने से। तो व्याकरण जो है वो भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण की रचना की गई। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण की रचना की गई। और व्याकरण पर पाणिनि का अष्टाध्यायी प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर व्याकरण पे सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्राचीन ग्रंथ पूछा जाए दोस्तों, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। बहुत बार परीक्षा में आया है। और पाणिनि जो है वो महापद्मनंदा, नंद वंश के महापद्मनंदा के काल के हैं पाणिनि। ठीक है,
महापद्मनंदा पाणिनि जो है वो महापद्मनंदा के काल के हैं। बाद में पतंजलि ने भी व्याकरण पर महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य मतलब बुक रिव्यू, बुक लिखने के बाद उसका रिव्यू जैसा लिखा जाता है, इसको टीका टिप्पणी भी बोलते हैं। तो पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य नाम से लिखा है, टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है, रिव्यू लिखा है। पतंजलि जो थे वो शुंग काल में थे। कैसे याद हो जाएंगे? पतंजलि जो घी वगैरह है वो कैसे लेना है? शुंग के लेना है, स्मेल करके लेना है। तो पतंजलि किसके काल के थे? शुंग काल के। दोस्तों परफेक्ट याद करना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का आपका एग्जाम है। तो पतंजलि शुंग काल के थे, पाणिनि महापद्मनंदा के काल के थे। तीसरे जो रचयिता है वो कात्यायन है, और कात्यायन ने व्याकरण से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है वर्तिका। कात्यायन ने कौन सा लिखा है? वर्तिका। तो अब कौन कौन हो गए दोस्तों? पाप का, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाप का, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों को मुनित्रय कहते हैं क्योंकि इन तीनों ने व्याकरण पे ग्रंथ लिखा है, तो इन तीनों को मुनित्रय कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5वें नंबर का जो वेदांग है कब्ज छनिशी में छा स्टैंड्स फॉर छंद। तो छंद ऐसा नहीं लगता है जैसे पैरों में छंद बांध के, घुंघरू बांध के, तो छंद की तुलना किससे की गई है? पैर। छम छम छंद, इस तरीके से पैर से तुलना की गई है। वेदों को छंद के रूप में लिखने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई। वेदों को छंद के रूप में लिखने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई। क्योंकि वेद तो है वो तो गद्य में लिखे गए हैं सारे, लेकिन गद्य में वेद कठिन है, इसलिए है ना, तो जो है छंद शास्त्र की रचना की गई है। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीनतम है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे, तो पिंगल और डिंगल दो भाषाएं होती थी। पिंगल मतलब जो कर्णप्रिय हो, जो कानों को अच्छी लगती हो, मधुर लगती हो, वो पिंगल। और डिंगल मतलब जो कानों को कर्कश लगती हो, कैकोफोनिक लगती हो, वो कहलाती है डिंगल। तो पिंगल जो भाषा है वो चल पड़ी और डिंगल भाषा जो है समय के साथ फेल हो गई। तो पिंगल और डिंगल। तो पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। तो और छंदों को चतुष्पदी पद भी कहते हैं। छंदों को क्या कहते हैं? चतुष्पदी पद भी कहते हैं। ठीक है। अंतिम जो दोस्तों जो वेदांग है, अंतिम वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष से आप दूर की चीजें देखते हैं, आंख बहुत दूर का टेलीपैथी कर लेते हैं आप, तो आंख से संबंध है ज्योतिष का। लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेदांग ज्योतिष। और ये किसने लिखा है? लगध मुनि ने। लगध मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है पूछे तो? वेदांग ज्योतिष। और गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता, गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता भी इसके ग्रंथ हैं ज्योतिष के। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना होगा ये, है ना। 5 प्रकार के वेदांग, 5 प्रकार का वैदिकोत्तर साहित्य है। वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य। इसको अपन ने कैसे किया है? वे उस्म पुराण। वे ऊ से मतलब है उपवेद, आधा सा से मतलब स्मृति ग्रंथ, मां से मतलब महाकाव्य और पुराण का मतलब पुराण। वे उस्म मतलब गर्म, वे उष्म पुराण। फिर 6 प्रकार के वेदांग कौन से हैं? कब्ज छनिशी। ठीक है, इस तरीके से। फिर बाम लगाना पड़ा उसने अपने एल्बम के गाने गाए एल्बम तो बाम लगाना पड़ा। ठीक है। फिर श्रोग्रध किसके? कल्प के 3 प्रकार हैं। यहां से प्रश्न आया है दोस्तों शुल्भ सूत्र से, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है दोस्तों आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत उत्साह के साथ पढ़िए, ये जर्नी बहुत बेहतरीन होने वाली है। पहले के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़िए। इस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहां से भी जुड़िए और वहां पे इसका PDF डाला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।